दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में। टेस्ट सीरीज की महत्वपूर्ण श्रृंखला में हम मनोविज्ञान में अधिगम यूनिट के प्रश्नों को हल कर रहे थे और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हमारी ये चौथी क्लास है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा। हमारा जो आज के सेशन का पहला प्रश्न है वो है, सर क्वेश्चन देखने को कैसे क्या हो गया। इसको इसी से अच्छा वहां से इस आज के सेशन का हमारा जो प्रश्न है, पहला जो प्रश्न है वो है, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन से पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहा जाता है। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन से पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहा जाता है। मित्रों, लाइव सेशन में आप सभी साथी जो जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लिंक को शेयर कर दें। यहां पर हमारा जो पहला प्रश्न है कि पावलोव ने जो प्रयोग किया था, पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर। किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर। तो कुत्ते पर जो प्रयोग किया था, इस प्रयोग में उसने अनुबंध स्थापित किया था। तो पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन से पूर्व, यानी जब उसने भोजन दिया उससे पहले उपस्थित ध्वनि किसकी थी? घंटी की। तो उपस्थित ध्वनि को क्या का नाम दिया गया या क्या कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक, विलंबित उद्दीपक या ध्वन्यात्मक उद्दीपक। ऐसे उद्दीपक को क्या कहा जाता है? सपना मीना का आंसर आया ए, अनुबंधित उद्दीपक। बिल्कुल राइट आंसर है। यहां पर हमारा सही आंसर कौन सा होगा? अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक से तात्पर्य ऐसा उद्दीपक जो स्वाभाविक ना हो, अर्थात अस्वाभाविक उद्दीपक को अनुबंधित उद्दीपक कहा जाता है। और ध्यान रखना, इसी अनुबंधित उद्दीपक को तटस्थ उद्दीपक भी कहते हैं। क्या कहेंगे? तटस्थ उद्दीपक। तो तटस्थ उद्दीपक कह दो, अस्वाभाविक उद्दीपक कह दो, अनुबंधित उद्दीपक कह दो, एक ही बात है। पावलोव ने जब प्रयोग किया था कुत्ते पर, तो भोजन से पहले घंटी बजाई थी। क्या बजाई? घंटी। और घंटी कैसा उद्दीपक है? घंटी जो है अस्वाभाविक उद्दीपक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में जो अनुबंधन स्थापित किया था, क्योंकि अनुबंधन के जनक कौन कहलाते हैं? पावलोव। तो पावलोव के अनुबंधन जो प्रयोग है, उस प्रयोग में केवल ध्वनि, प्रश्नों को समझना है मनोविज्ञान में, केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं। यानी पावलोव ने जब कुत्ते पर प्रयोग किया तो पहले घंटी बजाई, फिर भोजन प्रस्तुत किया। बाद में केवल घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया अंतिम चरण में। तो घंटी से होने वाली रेस्पॉन्स क्या कहलाती है? यही हमारा प्रश्न है। अनानुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, अव्यक्त अनुक्रिया, अदृश्य अनुक्रिया, कौन सी अनुक्रिया कहलाएगी? पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में जो घंटी बजाई, केवल घंटी उपस्थित करने पर जो रेस्पॉन्स किया, उस रेस्पॉन्स को क्या नाम दिया जाता है? कमेंट करके आप आंसर दें। आंसर आया है ए, अनानुबंधित अनुक्रिया। और बताएं, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक बार पुनः समझ लें। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में ये घंटी है। 3 चरण थे। पहले उसने यूसीएस दिया, भोजन दिया, भोजन से लार आई, क्या कहलाई? यूसीआर कहलाई।
उसके बाद CS कंडीशनल स्टिमुलस दिया, फिर UCS भोजन दिया और फिर UCRI, क्योंकि जब तक भोजन रहेगा तब तक भोजन से जो लार आएगी वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहलाती है। अंतिम जो चरण था इसमें केवल और केवल CS दिया, यानी कि UCS नहीं दिया और फिर लार आ गई। तो ये पूछ रहा है इस कंडीशनल स्टिमुलस से, इस अनुबंधित उद्दीपक से जो रेस्पॉन्स होगा, इस रेस्पॉन्स को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहेंगे साथियों? अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं, क्योंकि अनुबंधित उद्दीपक से, अस्वाभाविक उद्दीपक से जो भी रेस्पॉन्स होगा वो अनुबंधित अनुक्रिया ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अनुबंधित अनुक्रिया। तो हमारा जो सवाल था वो भी यही था कि अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाले अनुक्रिया को, यानी भोजन ना दे और घंटी से रेस्पॉन्स हो जाए, ऐसे रेस्पॉन्स को क्या कहा जाता है? अनुबंधित अनुक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पावलाव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा जाता है? पावलाव ने जो प्रयोग किया, तो इस प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा जाता है? भोजन, ये भोजन था और भोजन को क्या कहते थे? UCS। तो अनुबंधन की भाषा में इस भोजन को क्या कहेंगे? मैं आपको हिंट दे देता हूं। एक CS होता है, इस CS था हमारा घंटी। क्या था? घंटी। और इस घंटी को कहते थे अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक, इस अनुबंधित उद्दीपक कहते थे घंटी को। तो भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहेंगे? ये हमारा प्रश्न है। कमेंट करके आप आंसर दें। अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक और अनानुबंधित अनुक्रिया। राइट आंसर कौन सा होगा? यहां पर जब भोजन से अनुबंधन स्थापित हुआ, भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहेंगे? तो भोजन को अनुबंधन की भाषा में अनानुबंधित, जिसे बांधा नहीं गया शर्तों में, उसे अनानुबंधित उद्दीपक कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? अनानुबंधित उद्दीपक। अनानुबंधित उद्दीपक कह दो, इसे स्वाभाविक उद्दीपक कह दो, इसे ही प्राकृतिक उद्दीपक कह सकते हैं। प्राकृतिक उद्दीपक, यानी प्राकृतिक उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक एक ही बात है। और घंटी को अनुबंधित उद्दीपक, तटस्थ उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। तटस्थ उद्दीपक और इसे अस्वाभाविक उद्दीपक कहा जाता है। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर है आपके C, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, अनुबंधन के गोचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अनुबंधन के गोचर, तो ये जो अनुबंधन जो शब्द है, इस अनुबंधन गोचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो अनुबंधन के गोचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? कोहलर, लेविन, थॉर्नडाइक और पावलाव। साथियों, जब भी अनुबंधन शब्द आता है, अनुबंधन के जनक पावलाव कहलाते हैं। मैंने आपको बहुत बार ये प्रश्न करवा रखा है। तो अनुबंधन के गोचर की जो शुरुआत है, अर्थात अनुबंधन के जनक जो है वो कौन है? पावलाव है। तो अनुबंधन के जो जनक है वो पावलाव कहलाते हैं। तो अनुबंधन के गोचर की शुरुआत भी किसने की थी? पावलाव ने। तो अनुबंधन के जनक कौन कहलाते हैं? पावलाव। साथ में ध्यान रखना, अनुबंधन दो प्रकार का होता है। एक होता है S टाइप अनुबंधन और दूसरा होता है R टाइप अनुबंधन। ये आपको पहले भी मैंने बताया था। S टाइप जो अनुबंधन है, इस S टाइप अनुबंधन के जो जनक है वो तो कहलाते हैं पावलाव, और R टाइप जो अनुबंधन है, इस R टाइप अनुबंधन के जनक कहलाते हैं स्किनर। R टाइप अनुबंधन के जनक कौन कहलाएंगे? स्किनर। अनुबंधन स्किनर ने भी स्थापित किया था, लेकिन पावलाव ने सबसे पहले किया था। तो अनुबंधन के गोचर की शुरुआत पावलाव द्वारा की गई थी। D राइट आंसर है आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आज के जो प्रश्न है वो ज्यादा टफ नहीं कह सकते क्योंकि आपने हल करा के, लेकिन ये कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत उपयोगी है। तो यहां पर कंसेप्ट को आपको समझना है
अनुबंधन होने के लिए, क्वेश्चन है आपके सामने, अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम इस प्रकार है। यानी अनुबंधन स्थापित यदि हमको करना है, जैसे कुत्ते के द्वारा लार का टपकाना, तो इसके लिए उपयुक्त क्रम का चयन कीजिए कि अनुबंधन सही क्रम में कैसे स्थापित होगा, क्या कौन कौन सा प्रोसेस रहेगा। यूएस यूआर सीआर, सीएस सीआर यूआर, सीएस यूएस यूआर, यूआर यूएस सीएस। आप करके बताएं, कमेंट करके बताएं। अच्छा प्रश्न अच्छा है। ये अलग तरीके से पूछा था, अनुबंधन का सही क्रम क्या है, ये ऐसा भी पूछा था। मैं 4 ऑप्शन लिख देता हूं, यूसीएस, यूसीआर, सीएस, यूसीएस, यूसीआर, सीएस, सीआर, यह ऑप्शन ए था। इसी प्रकार ऑप्शन बी, ये 3 चरण देकर के भी पूछा हुआ सवाल है, तो आप पहले इसका आंसर दें। सीएस यूएस यूआर बिल्कुल सही आंसर है, सी। यहां पर ये पूछ रहा है अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो मित्रों, अनुबंधन जो स्थापित किया था उसका सही क्रम अनुबंधन के चरण में दर्शाया गया है। तो मैं अनुबंधन के चरणों को आपको समझाता हूं कि कैसे कैसे उन्होंने अनुबंधन स्थापित किया था। यहां पर इस क्रम को मैं आपको समझाता हूं। अनुबंधन के चरण स्थापित करने के लिए उन्होंने 4 प्रक्रियाओं को अपनाया था। सबसे पहले 3 चरण को अपनाया था, सॉरी। सबसे पहले उसने भोजन प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया था? भोजन। सबसे पहले भोजन दिया और भोजन से क्या आई? लार। यानी पावलोव कहते हैं कि जब भी किसी जीव को भोजन दोगे, स्वाभाविक उद्दीपक दोगे, तो स्वाभाविक रेस्पॉन्स होगा ही होगा। तो यहां पर भोजन से लार का आना स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। तो भोजन को कहेंगे इंग्लिश में यूसीएस। भोजन को क्या कहेंगे? यूसीएस, अनकंडीशनल स्टिमुलस। और जो ये लार आएगी ये क्या कहलाएगी? यूसीआर कहलाएगी, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स कहलाता है। ये प्रथम चरण था, फर्स्ट। सेकंड जो चरण था, सेकंड चरण में पावलोव ने क्या बजा दी? घंटी। क्या बजाई? घंटी। और घंटी के बाद क्या दिया? भोजन। और भोजन देने के बाद क्या आ गई? लार। तो घंटी बजी, भोजन दिया और लार आई। ये सेकंड चरण बार बार किया गया। घंटी बजाता, भोजन दिखाता, भोजन दे देता, कुत्ते के लार आ जाती। मित्रों ध्यान रखना, जब तक भोजन साथ रहेगा तब तक लार का आना स्वाभाविक कहलाएगा। घंटी क्या है? सीएस है। घंटी क्या है? सीएस है, कंडीशनल स्टिमुलस है, ये सीएस है। भोजन क्या है? यूसीएस है। और लार क्या है? यूसीआर है। तो यहां पर सीएस, यूसीएस, यूसीआर। तीसरी जो स्टेज थी, जब ये सेकंड चरण बार बार किया गया, अंत में केवल सीएस प्रस्तुत किया गया, अर्थात कंडीशनल स्टिमुलस दिया गया और यूसीएस नहीं दिया गया, अर्थात भोजन नहीं दिया गया, फिर भी कुत्ते ने लार टपका दी। तो ऐसी स्थिति में कंडीशनल जो स्टिमुलस है, जिसे अनुबंधित उद्दीपक कहा जाता है, इससे क्या आ गई? लार आ गई। क्या आ गई? लार। इस लार को क्या कहेंगे? सीआर कहते हैं। क्या कहेंगे? सीआर। तो कंडीशनल स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक से रेस्पॉन्स हुआ, उसे अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। तो यहां पर जो आपके प्रश्न में 3 ऑप्शन दिए, सीएस, यूएस और यूआर, क्योंकि 3 दिए। सबसे पहले घंटी बजाई, घंटी के बाद भोजन दिया और भोजन के बाद क्या आ गई? लार आ गई। अगर अगला चरण देता तो इस प्रकार देता, जैसा मैंने आपको समझाया है, बिल्कुल सही क्रम में। अगर अलग अलग ये दर्शाता है, पूछता है, तो आपको सही जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा यूसीएस, यूसीआर, सीएस, यूसीएस, यूसीआर और सीएस, सीआर। ये आपका बिल्कुल सही क्रम है। इस क्रम को आप ध्यान रखना, पेपर में इस रूप में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट,
सी 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 बिल्कुल सही है, CSUSUR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज मैंने पावलोव की थ्योरी के ही प्रश्न ज्यादातर लिए हैं। यहां पर आप अपने जूते एक रैक पर रखते हैं, कोई रैक है, उस रैक में आप अपने जूतों को रखते हैं। अब क्या होता है, उस रैक को उस स्थान से हटा दिया जाता है, फिर भी आप जूते उसी स्थान पर रखने के लिए जाते हैं जहां पहले रैक थी। ऐसा होने का कारण क्या है? कमेंट करके आप आंसर दें। पुनर्बलन, अंतर्दृष्टि, भूल या अनुबंधन। यानी आप अपने जूते रैक में रखने जाते हैं और उस रैक को उस स्थान से हटा दिया जाता है, फिर भी आप उसी स्थान पर जूते रखने जाते हैं। तो ऐसा होने के पीछे क्या रीजन है? पुनर्बलन के कारण ऐसा होता है, अंतर्दृष्टि के कारण ऐसा होता है, या भूल के कारण ऐसा होता है, या अनुबंधन के कारण ऐसा होता है? आप कमेंट करके बताएं। तो यहां पर आंसर आया डी, 6D बिल्कुल राइट है। अंतो कुमारी का आंसर आया डी, यानी ये अनुबंधन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अनुबंधन के कारण। यहां पर इस कंसेप्ट को सपना मीना डी, सभी का आंसर सही है बिल्कुल। यहां पर इस कंसेप्ट को इस रूप में समझेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को बार बार करता है तो वह उस चीज से उसका जुड़ाव हो जाता है और उस काम को दोबारा उस करता है। तो यहां पर अपने जूते रखने के लिए कोई व्यक्ति उस स्थान पर जाता था, उस स्थान से रैक हटा दी, फिर भी वो वहीं जाता है, तो वहां पर उसका जुड़ाव हो गया। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अनुबंधन नाम दिया। किसने? पावलोव ने। कंडीशन अनुबंधन नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैं अपनी चाबियां मेरे टेलीफोन के पास की खूंटियों पर टांगता था। मैं अपनी चाबियां मेरे टेलीफोन के पास की खूंटी पर टांगता था। अब मैंने चाबियां रखने की जगह बदल दी है, फिर भी मैं चाबियां लेने खूंटी के पास जाता हूं। यह किसका उदाहरण है? कमेंट करके आप आंसर दें। मैं अपनी चाबियां टेलीफोन के पास वाली एक खूंटी थी उस पर टांगता था, उसकी जगह मैंने परिवर्तित कर दी, लेकिन फिर भी मैं उसी स्थान पर चाबियां टांगने के लिए बार बार चला जाता हूं। तो ऐसा कैसे कारण हो रहा है? अनुबंधन के कारण, प्रयत्न, भूल का, लापरवाही का, या अभिप्रेरणा का? आप सभी जानते हैं अनुबंधन का। ए आंसर आ गया है, बिल्कुल राइट आंसर है ए। यानी ऐसा किस कारण हुआ है? अनुबंधन के कारण। मित्रों, इस कंसेप्ट को आप इस रूप में समझ सकते हैं कि अनुबंधन जो है वो पावलोव ने स्थापित किया, और अनुबंधन जब होगा तो ये किसी क्रिया से जुड़ाव से होता है, जुड़ाव के कारण अनुबंधन स्थापित होता है। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे मैं समझाऊंगा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। राजू खरगोश से डरता है। राजू किससे डरता है भाई? खरगोश से। राजू खरगोश से डरता है और राजू को खरगोश से कुछ दूरी पर रखा गया। आने वाले दिनों में रोज खरगोश और राजू की दूरी को कुछ कम कर दिया गया। अंत में राजू की गोद में खरगोश रखा गया। राजू खरगोश से खेलने लगा। ऐसा क्यों हुआ? प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत के कारण, शास्त्रीय अनुबंधन के कारण, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के कारण, या उपर्युक्त सभी के कारण? राजू खरगोश से डरता था, फिर खरगोश और राजू की दूरी को बढ़ा दिया जाता है, धीरे धीरे जो है उनकी दूरी कम कर दी जाती है। फिर एक दिन राजू की गोद में खरगोश को रख दिया जाता है तो राजू उस खरगोश से खेलने लगता है। ऐसा किस कारण से होता है? कमेंट करके आप आंसर दें। प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। देखो, आपके आंसर तो बिल्कुल राइट आएंगे। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत आंसर आपका बिल्कुल राइट आया है, लेकिन इस चीज को समझे आप। मित्रों, पावलोव ने जो प्रयोग किया, देखो इन्होंने बताया, एक होता है प्रेरक, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। एक होता है उद्दीपक। क्या होता है? उद्दीपक। उद्दीपक को कहते हैं स्टिमुलस। क्या कहेंगे? स्टिमुलस। मैंने आपको पहले भी समझा रखा है स्टिमुलस। और एक होती क्रिया। साइको में क्रिया, और क्रिया तीन प्रकार की। पहली कहलाती प्रतिक्रिया,
और दूसरी को कहेंगे अनुक्रिया, और तीसरी कहलाएगी क्रिया प्रसूत। यहां लिख रहा हूं मैं क्रिया प्रसूत। प्रेरक ऐसी कोई वस्तु या जीव जो हमारा ध्यान अपनी ओर खींचता है, सभी के सभी प्रेरक कहलाते हैं। यानी परिवेश की ऐसी वस्तु जो हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती है, सभी के सभी प्रेरक कहलाएंगे। उन प्रेरकों में से एक ऐसा प्रेरक जो विशेष रूप से हमारा ध्यान अपनी ओर खींचता है, क्या कहलाता है? उद्दीपक कहलाता है। अब उद्दीपक दो प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना। एक होता है स्वाभाविक उद्दीपक और दूसरा होता है अस्वाभाविक उद्दीपक। पहला होगा स्वाभाविक और दूसरा होता है अस्वाभाविक। अस्वाभाविक। अब यहां पर स्वाभाविक पर तो कार्य किया था थॉर्नडाइक ने और अस्वाभाविक स्टिमुलस पर कार्य किया था पावलोव ने। मेरा आपको समझाने का मतलब यह है कि स्वाभाविक और अस्वाभाविक में अंतर करना यदि आपको आता है तो सवाल कैसे भी आए आप सवाल हल कर सकते हैं। पहले ये सवाल आपके लिए बहुत कठिन थे, अब आपने पढ़ रखे हैं, फिर भी सवाल घुमाकर भी यदि वो देता है तो भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। इसके लिए इस कंटेंट को समझना बहुत जरूरी जो मैं आपके समक्ष लिख रखा है। उद्दीपक दो प्रकार के, स्वाभाविक और अस्वाभाविक, और क्रिया तीन प्रकार की, प्रतिक्रिया, अनुक्रिया और क्रिया प्रसूत। जब कोई प्राणी या जीव किसी स्वाभाविक उद्दीपक से क्रिया करेगा तो उसे प्रतिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया। जब कोई जीव किसी स्वाभाविक उद्दीपक से क्रिया करेगा वो प्रतिक्रिया कहलाएगी, और जब कोई जीव किसी अस्वाभाविक उद्दीपक से क्रिया करेगा वो अनुक्रिया कहलाती है। यहां पर मैं आपको समझाऊं तो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर। यहां पर बिल्ली बंद थी और बिल्ली के लिए मछली का टुकड़ा रखा गया। बिल्ली मांस खाती है, तो बिल्ली जो क्रिया कर रही थी मांस के टुकड़े को प्राप्त करने की, यह स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति था। इसलिए बिल्ली की जो रेस्पॉन्स था बिल्ली का, वो क्या कहलाएगा? प्रतिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिक्रिया। और ये प्रतिक्रिया किसके प्रति हो रही है? स्टिमुलस के प्रति। इसीलिए क्या कहलाया ये? इसलिए कहलाया उद्दीपक। स्टिमुलस क्या कहलाता है? उद्दीपक। तो इसे कहेंगे उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। किसको? थॉर्नडाइक के सिद्धांत को। तो स्वाभाविक के प्रति हुआ था इसलिए प्रतिक्रिया कहलाई थी उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। लेकिन यहां पर कुत्ते पर प्रयोग किया। ये बॉक्स था, इस बॉक्स में कुत्ता बंद था, एक उद्दीपक घंटी था और दूसरा उद्दीपक भोजन था। जब तक भोजन से लहर आई तब तक वो यूसीआर थी, लेकिन जब कुत्ता घंटी से जुड़ गया, घंटी से लहर टपकाने लग गया तो अस्वाभाविक से क्रिया कर रहा है। तो जब कोई क्रिया किसी अस्वाभाविक उद्दीपक से होगी उसे अनुक्रिया कहेंगे, और जो घंटी है ये उद्दीपक है इसलिए इसे कहेंगे घंटी से जुड़ गया, और अस्वाभाविक से जुड़ने को अनुकूलन कहते हैं। इसलिए सिद्धांत बना था अनुकूलित अनुक्रिया। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाया? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्योंकि ये अस्वाभाविक से जुड़ा। समझ गए आप? तो स्वाभाविक से जुड़ना थॉर्नडाइक ने कार्य किया और अस्वाभाविक से जोड़ने का पावलोव ने कार्य किया। अस्वाभाविक जो है वो घंटी थी और घंटी से लहर टपकाई, वो अनुक्रिया कहलाएगी। प्रतिक्रिया किताबों में मिल जाता है, बाकी वो गलत है। वास्तव में इंग्लिश में दोनों के लिए एक ही वर्ड आता है, रेस्पॉन्स। लेकिन आपको पकड़ने के लिए क्या ध्यान रखना है कि स्वाभाविक के प्रति उदाहरण देखना है। स्वाभाविक के प्रति है तो वो प्रतिक्रिया है अर्थात थॉर्नडाइक उत्तर आएगा, और अस्वाभाविक के प्रति रेस्पॉन्स है तो वो अनुक्रिया है, उसका उत्तर पावलोव आएगा। जैसे इस प्रयोग में राजू खरगोश से डरता है। अब यहां पर बताओ राजू जो है किससे डरता है भाई? खरगोश से। अब खरगोश की प्रकृति और राजू की प्रकृति एक है, अलग अलग है? दोनों की प्रकृति भिन्न है। आप इसको इस रूप में समझे, जब दो जीवों की प्रकृति भिन्न भिन्न हो तो एक दूसरे के लिए अस्वाभाविक होंगे। तो राजू और खरगोश एक दूसरे के लिए क्या है? अस्वाभाविक है। जैसे मान लो एक ऊंट को भैंस के पास ले जाया जाता है तो भैंस ऊंट से डरती है, फिर भैंस और ऊंट को कुछ दूरी पर बांधा जाता है, धीरे धीरे उनकी दूरी कम कर दी जाती है। तो एक दिन भैंस और ऊंट एक साथ बैठे जुगाली करते नजर आते हैं। ऐसा किस कारण हुआ? ऐसा अनुबंधन के कारण हुआ, क्योंकि ऊंट और भैंस दोनों की प्रकृति अलग थी, दोनों स्टिमुलस जो है दोनों की प्रकृति अलग होने के कारण अस्वाभाविक थे। तो अस्वाभाविक से उनको क्या कर दिया? जो स्वाभाविक बना दिया, जबरदस्ती जोड़ दिया। आपने देखा होगा शेर के पास भी कई बार बकरी का बच्चा भी खेलता दिखाई देता है, तो आश्चर्य होता है कि इसको शेर मार नहीं रहा है,
वो प्रकृति में अनुकूलन के कारण ऐसा हो जाता है। दूसरी बात, समान प्रकृति के जीव एक दूसरे के लिए स्वाभाविक होंगे और असमान प्रकृति के जीव एक दूसरे के लिए अस्वाभाविक होंगे। समान प्रकृति कैसे? जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य के पास खेलेगा, छोड़ दो आराम से खेलेगा, भैंस के पास भैंस छोड़ दो बहुत आराम से खेलेगा। तो ये समान प्रकृति के जीव एक दूसरे के लिए स्वाभाविक होंगे और असमान के एक दूसरे के लिए अस्वाभाविक होंगे। जो जीव जिस चीज को खाता है वह उसके लिए स्वाभाविक होगा और जो नहीं खाता वह उसके लिए क्या होगा? अस्वाभाविक। तो बिल्ली मांस खाती है, बिल्ली के लिए मांस स्वाभाविक है, और कोई व्यक्ति मांस नहीं खाता तो मांस उसके लिए क्या हो जाएगा? अस्वाभाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, काफी डिटेल देख ली हमने इस क्वेश्चन में। राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। कहां नहीं गया भाई? विद्यालय। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। यानी पावलोव का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक कौन सा कहलाएगा? असफलता को लेकर चिंता, असफलता या भगनाशा, लंबे भाग के सवाल और लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता। बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर आंसर भी शायद आ गया है बी, असफलता या भगनाशा। बिल्कुल सही आंसर दिया है। यह आंसर दिया है मुकेश सैनी ने, बहुत अच्छा, शाबाश। इस सवाल को समझिए, ये लाइन बहुत बड़ी आती है लेकिन सवाल के आंसर बहुत छोटे होते हैं। देखना, जब भी पेपर में जितनी बड़े कथन होंगे उनके आंसर उतने ही सरल होते हैं, लेकिन वो बात यह है कि वो कथन हमको समझ में आने चाहिए। देखो, राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। भाई कोई बात नहीं, नहीं गया तो जब वह विद्यालय गया तो उसे भाग के सवाल नहीं आए, भाई विस्मरण हो गया, कोई बात नहीं। यहां तक भी कई बार निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। जब वो बार बार कोशिश करता तो वो सवाल हल नहीं कर पाता, तो निराशाजनक अनुभव हुए, तो निराशाजनक अनुभव में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही अब वह चिंतित हो जाता, यानी और भी घबरा जाता। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक कौन सा है? तो संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक असफलता या भगनाशा है। असफलता को लेकर चिंता नहीं है, लंबे भाग के सवाल भी चिंता का विषय नहीं है, लंबे भाग के सवाल को लेकर चिंता नहीं है, बल्कि यहां पर उत्तर लिखा ही हुआ मिल गया आपको शायद। यहां पर क्या आएगा? असफलता या भगनाशा। अब इसको समझे, भगनाशा का मतलब होता है आशाओं का टूट जाना। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को प्राप्त करना चाहता है तो बार बार प्रयास करने पर भी वह उस चीज में असफल हो जाता है, तो उसकी आशाएं टूट जाती है, फिर उस काम को वो देखते ही डरने लगता है। तो इसे कहते हैं असफलता या भगनाशा। ठीक है, नेक्स्ट। एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर ही भयभीत हो जाता है क्योंकि उसके पूर्व अनुभव में डॉक्टर का इंजेक्शन की जो सुई है वो दिए जाने का संबंध है। क्या दे रखा है? संबंध। डॉक्टर का इंजेक्शन की सुई दिए जाने का संबंध है। तो यह उदाहरण है प्राचीन अनुबंधन का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, प्रयास और त्रुटि का, उपयोग सभी का। तो राइट आंसर कौन सा होगा? प्राचीन अनुबंधन का, क्योंकि डॉक्टर से जो सुई लगी, सुई अस्वाभाविक उद्दीपक है। सुई क्या है? अस्वाभाविक। अब उसको सुई पहले लग चुकी है, अस्वाभाविक उद्दीपक से जब कोई रेस्पॉन्स होगा तो वह रेस्पॉन्स अनुबंधन के कारण होता है, और उसका आंसर क्या हो जाएगा? जो है प्राचीन अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। भाई कितने साल का राजू है? 5 वर्ष का। ये पेपर में फालतू में आपका टाइम खराब करने के लिए कथन दिए जाते हैं इतने लंबे। भाई 5 साल का हो, 2 साल हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? राजू है जो अपनी खिड़की के बाहर क्या देखता है? भाई तूफान। बिजली चमकती है। क्या चमकती है भाई? बिजली। अब मुझे बताओ, जब बिजली चमकी और बिजली से कोई बालक डर रहा है तो बताओ बिजली स्वाभाविक है क्या अस्वाभाविक है? तो बिजली कड़कने की आवाज आती है, राजू शोर सुनकर उछलता है।
बार बार यह घटना होती है, कुछ देर बाद शांति के पश्चात बिजली कड़कती है, थोड़ी देर बाद बिजली नहीं चमकती और बाद में फिर बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के कौन से सिद्धांत में आएगा? तो यहां पर जो उछलता है इसको हम इस रूप में कहेंगे डरता है। क्या कहेंगे? डरता है। राजू शोर सुनकर डरता है और बार बार यह घटना होती है तो कुछ देर बाद शांति के पश्चात बिजली पुनः कड़कती है और राजू क्या करने लग जाता है? उछलने लग जाता है, खुश होने लग जाता है। ऐसा किस कारण से हुआ? शास्त्रीय अनुबंधन के कारण हुआ, प्राचीन अनुबंधन के कारण हुआ। मित्रों यहां पर जो बिजली है, देखो रट्टा लगाना अलग होता है, समझना अलग होता है। बिजली कैसा उद्दीपक है? बताओ कैसा है? अस्वाभाविक। भाई बिजली की प्रकृति और इसकी प्रकृति भिन्न है ना, तो अस्वाभाविक है। तो अस्वाभाविक उद्दीपक बिजली से पहले राजू डरा। क्या हुआ? डरा। अब बार बार जब बिजली कड़की तो डर क्या हो गया? दूर हो गया। और अस्वाभाविक उद्दीपक से बिजली से उसका क्या हो गया? संबंध हो गया, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में अनुबंध कहते हैं। क्या कहेंगे? अनुबंध, क्योंकि अस्वाभाविक से जुड़ना अनुबंधन कहलाता है, तो अनुबंधन हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन या परंपरागत अनुबंधन। नेक्स्ट, सभी का आंसर सही है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। पावलाव व स्किनर निम्न में से किससे संबंधित है? बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है ये। इस क्वेश्चन का आप आंसर दें। बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 12। पावलाव व स्किनर ने निम्न में से, पावलाव व स्किनर निम्न में से किससे संबंधित है? ये जो है पूछा हुआ फर्स्ट ग्रेड में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2014 में पूछा हुआ सवाल है। संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद। पावलाव और स्किनर किससे संबंधित है? संरचनावाद से, प्रकार्यवाद से, व्यवहारवाद से या गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से? मित्रों यहां पर आंसर आ गया सी, व्यवहारवाद। बिल्कुल, दोनों के दोनों व्यवहारवादी थे। देखो संरचनावाद या निर्मितवाद कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? संरचनावाद को निर्मितवाद। मैं सभी को बता देता हूं, निर्मितवाद। तो संरचनावाद या निर्मितवाद के जो जनक है वो कौन कहलाते हैं? ब्रूनर। कौन कहलाते हैं भाई? ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर। प्रकार्यवाद या कार्यवाद विलियम जेम्स। और व्यवहारवाद के मुख्य प्रवर्तक तो वाटसन है। व्यवहारवाद के जनक वाटसन है। 1913 में इसने व्यवहारवादी सिद्धांतों की व्याख्या प्रस्तुत की। लेकिन व्यवहारवादी और भी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सिद्धांत दिए थे। ये सिद्धांत पहले भी दिए गए थे और बाद में प्रस्तुत किए गए। आधुनिक व्यवहारवादी भी और प्राचीन व्यवहारवादी भी है। तो पावलाव और स्किनर व्यवहारवादी थे। पावलाव है, स्किनर है, थोर्नडाइक है, ये सभी के सभी विद्वान क्या है? व्यवहारवादी है। तो अधिगम के सिद्धांतों को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, एक व्यवहारवादी और दूसरा संज्ञानवादी। कुछ मनोविज्ञान गेस्टाल्टवादी भी है, जैसे वर्दीमर, कोहलर, कोफ्का या कोफ्का और एक विद्वान है कर्ट लेविन। ध्यान रखना, कर्ट लेविन। कर्ट लेविन भी क्या है? गेस्टाल्टवादी भी है। तो यहां पर ये गेस्टाल्टवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किसको वर्ष 1904 में अधिगम के सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला, किसको मिला? फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री में 2016 में पूछा हुआ सवाल है। वाटसन, अंतो कुमारी, बिल्कुल सही। व्यवहारवाद वाटसन ने दिया था। यहां पर निम्न में से किसे वर्ष 1904 में अधिगम के सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो यहां पर आर.एम. गायने नहीं, ये गेने है। कौन है? रॉबर्ट गेने। तो यहां पर ये गेने है, ये जेरोम ब्रूनर है, वाइगोत्स्की है, इवान पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव है। 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था पावलोव को। इसको 1904 में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। इवान पेट्रोविच पावलोव को नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथि का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है?
संबद्ध प्रतिक्रिया। मैंने अभी आपको समझाया, पेपर में प्रतिक्रिया भी लिखा मिल जाता है क्योंकि दोनों के लिए एक ही शब्द आता है, रेस्पॉन्स। तो संबद्ध प्रतिक्रिया, जब भी ये शब्द आए ना संबद्ध, क्या है? संबद्ध, तो समझ जाना संबद्ध जब भी शब्द आए तो इसका आंसर आएगा पावलोव। क्या आएगा? पावलोव। यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा? पावलोव होगा। डी नहीं है, पावलोव है। अच्छा, ये पहले का आंसर है डी, तो पावलोव राइट आंसर है। संबद्ध प्रतिक्रिया, संबद्ध का मतलब होता है जुड़ना। संबद्ध का मतलब क्या होता है? जुड़ना। अभी आगे एक सवाल आएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आएगा। तो जुड़ता किससे है व्यक्ति? स्वाभाविक से और अस्वाभाविक से। तो यहां पर जो जुड़ा है वो किससे जुड़ रहा है? अस्वाभाविक से। तो अस्वाभाविक से जब भी किसी चीज को जोड़ा जाता है उसके लिए एक वर्ड आता है संबद्ध, और स्वाभाविक से जब भी जोड़ा जाएगा उसके लिए आएगा शब्द आता है संबंधन। क्या आता है? संबंधन, कनेक्शन। संबद्ध और संबंधन। संबद्ध के लिए एक वर्ड आता है अनुकूलन। क्या आता है? अनुकूलन या अनुबंधन। अनुकूलन या आता है अनुबंधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थॉर्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है। यह बहुत अच्छा सवाल है, यह भी परीक्षा की दृष्टि से कंफ्यूजन की स्थिति भी है इसमें, और परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट सवाल है, सबसे अच्छा सवाल है समझने के लिए आज के सेशन का। ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत को जाना जाता है संज्ञानात्मक सिद्धांत, समाजवाद, संयोजनवाद, साहचर्यवाद। तो यहां पर संज्ञानात्मक तो है ही नहीं क्योंकि ये व्यवहारवादिता आप सभी जानते हैं। समाजवाद के नाम से भी नहीं जाना जाता, समाजवाद से इनका कोई लेना देना नहीं है। सामाजिक अधिगम और समाजवाद पर तो कार्य जो है बांडुरा आदि विद्वानों ने किया था। अब बच गए दो, संयोजनवाद और साहचर्यवाद। इसका कमेंट करके आंसर दे कि क्या आएगा। संबंधवाद और साहचर्यवाद, इन दो में से आएगा, और दोनों ही व्यवहारवादियों के उपयोग में लाई जाने वाली शब्दावली है, साहचर्यवाद भी और जो है संयोजनवाद भी। अभी दोनों को मैं समझाऊंगा। मित्रों, जो संयोजनवाद है इसके लिए एक शब्द और आता है, अभी तक आपके आंसर नहीं आए। तो यहां पर संयोजनवाद के लिए एक शब्द आता है संबंधवाद। क्या आता है? संबंधवाद। संबंधवाद, सी आंसर आ रहा है। संयोजनवाद बिल्कुल राइट आंसर है, संयोजनवाद। आपकी तैयारी ठीक है, अच्छी तैयारी है। संयोजनवाद या संबंधवाद, तो संबंधवाद है क्या या संयोजनवाद है क्या? साहचर्यवाद क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे ये साहचर्य के आधार पर सीखने पर बल देते थे। व्यवहारवाद की थ्योरी फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया हुआ है कि व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुसार सीखा जाता है साहचर्य से, तो वहां पर आंसर उत्तर था साहचर्य। तो यहां पर भी साहचर्य स्थापित होता है स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के मध्य, साहचर्यवाद यहां पर भी है। तो पावलोव ने साहचर्यवाद और जो है संयोजनवाद इन सब पर कार्य किया, लेकिन प्रमुख जो शब्दावली है उनकी वो संयोजनवाद है। जैसे मान लो ये उस स्टिमुलस है, उद्दीपक है। मान लो किसी प्राणी के सामने कोई उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, ये प्राणी है, प्राणी है, ये प्राणी है। अब इस प्राणी के सामने क्या है? स्टिमुलस है। इस स्टिमुलस के प्रति क्या कर रहा है? रेस्पॉन्स कर रहा है जीव। क्या कर रहा है? रेस्पॉन्स। तो इस स्टिमुलस के प्रति जो रेस्पॉन्स किया जा रहा है, ये रेस्पॉन्स बार बार जब करेगा तो सही अनुक्रिया का चयन करेगा। क्या करेगा? चयन, सिलेक्शन करेगा, सही अनुक्रिया का चयन हो जाएगा। जैसे बिल्ली ने सही अनुक्रिया का चयन कर लिया। अब बार बार करने से सही अनुक्रिया का चयन हो जाएगा, तो यहां पर स्टिमुलस से क्या स्थापित हो जाएगा? संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध। तो प्राणी ने सही अनुक्रिया का चयन कर लिया और संबंध स्थापित कर लिया,
तो इस संबंध को ही सीखना कहा। क्या कहा? सीखना। थॉर्नडाइक ने इस संबंध को सीखना कहा और इस वाद को, इस पूरे घटनाक्रम को संबंधवाद नाम दिया। तो संबंधवाद कह दो, कनेक्शनिज्म कहा जाता है, संबंधवाद कह दो, या फिर इसे संयोजनवाद कह दो, एक ही बात है। सर थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। ठीक है भाई। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? कर्ट लेविन मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का संयोजनवाद का सिद्धांत, मैस्लो का अधिगम क्षेत्र सिद्धांत और स्किनर का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। बताओ निम्न में से कौन सा युग्म सही है? कर्ट लेविन का मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत सही है क्या? थॉर्नडाइक ने संयोजनवाद दिया, अभी अभी हमने पढ़ा है। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया? संयोजनवाद या संबंधवाद के जनक थॉर्नडाइक कहलाते हैं। तो यहां पर बाकी सभी कथन गलत है, क्योंकि कर्ट लेविन ने तो दिया था क्षेत्र अधिगम। कौन सा दिया था? क्षेत्र अधिगम सिद्धांत, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्षेत्र अधिगम दिया किसने? कर्ट लेविन ने। अब्राहम मोस्लो ने दिया था मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत। कौन सा दिया था? मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत दिया अब्राहम मोस्लो ने। और स्किनर ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर महोदय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है किस नियम पर आधारित है? आंशिक क्रिया के नियम पर, बहुप्रतिक्रिया के नियम पर, आत्मीकरण के नियम पर, और इनमें से कोई नहीं। प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है किसके नियम पर आधारित है? थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत का नाम दिया प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, वो मुख्य रूप से किस नियम पर आधारित है? साथियों ये नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम, मल्टी रेस्पॉन्स। बिल्ली का भोजन प्राप्ति के लिए किया जाने वाला बार बार प्रयास बहुप्रतिक्रिया कहलाता है। तो बहुप्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है ये सवाल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बहुत इजी आंसर है। तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था साथियों? थॉर्नडाइक ने। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम स्थानांतरण के कुछ सिद्धांत दिए। तो अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया। किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। अधिगम स्थानांतरण या अंतरण का थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा है? समानता का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, और इनमें से कोई नहीं। यहां पर दो ऑप्शन सेम छपे हुए हैं। तो औपचारिक नियमों का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत को समरूप सिद्धांत भी कहा जाता है। समरूप या समान तत्वों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत। तो समरूप सिद्धांत या समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? समानता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रयत्न में भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? प्रयत्न और भूल का जो सिद्धांत समझाया थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का, तो उसमें प्रयोग किस पर किया था? बंदरों पर, बिल्ली पर, चूहों पर, मनुष्यों पर। तो यहां पर आप सभी को पता है इसने प्रयोग किया था बिल्ली पर, और बिल्ली भी कैसी थी? भूखी। तो यहां पर ऑप्शन में अगर बिल्ली और भूखी बिल्ली हो तो राइट आंसर होगा भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो आज के सेशन के आपके सभी के सही है सवाल। मेरा उद्देश्य आज के सेशन में कुछ बहुत इजी सवाल थे, आपने बार बार पढ़ रखे थे, लेकिन मेरा उद्देश्य था इस कंसेप्ट को समझाना, इसलिए सवाल ले लिए। कल के सेशन में कुछ अच्छे सवाल आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।